हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान तृप्ति कॉलेज। बीएससी फाइनल ईयर न्यूक्लियर फिजिक्स को कंटिन्यू करते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स की लास्ट यूनिट होगी। यूनिट का नाम है डिटेक्टर्स और पर्टिकुलर यूनिट से हर एक टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट से जितने टॉपिक करवाऊंगी ऑलमोस्ट सारे टॉपिक आपके एग्जाम में आते जा रहे हैं और अगर लेक्चर्स को ढंग से देखोगे तो क्लास में ही सब कुछ आप याद कर लोगे, क्योंकि सारा कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप है और एक्सपेरिमेंटल सेटअप को अगर हम एक बार ढंग से पढ़ लेते हैं ना तो उसके बाद हमें बार बार देखना नहीं पड़ता। तो वीडियोस को ध्यान से देखिए, लेक्चर्स को। तो अपने पहले हम डिटेक्टर्स के हैं वो कर चुके हैं एंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ गैसेस डिटेक्टर भी हम कर चुके हैं। और गैसेस डिटेक्टर में वोल्टेज को बार बार इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है, जिससे हमारे पास अलग अलग टाइप ऑफ चैम्बर्स आते हैं, यानी कि अलग अलग टाइप ऑफ डिटेक्टर्स आते हैं, जिसमें से एक डिटेक्टर यानी गैसेस डिटेक्टर के मैंने आपको 3 टाइप बताए थे। फर्स्ट टाइप था हमारा आयोनाइजेशन चैम्बर, सेकंड टाइप था प्रोपोर्शनल चैम्बर और थर्ड टाइप था गीगर मूलर चैम्बर या गीगर मूलर काउंटर। तो इन सब काउंटर में आपको ये पता चला होगा कि बेसिक प्रिंसिपल करते टाइम एक छोटा सा हिंट मिल गया कि अलग अलग चैम्बर्स आए कैसे, या चैम्बर्स को लाने की जरूरत क्या पड़ी। जैसे कि कल मैंने आपको फर्स्ट चैम्बर या फर्स्ट डिटेक्टर करवाया था जिसका नाम था आयोनाइजेशन चैम्बर। थ्योरी, वर्किंग, स्ट्रक्चर और उनका ग्राफ, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लिखो, एग्जाम में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे थ्योरेटिकल टॉपिक से। और मैंने उसके डिसएडवांटेजेस आपको बताए थे आयोनाइजेशन चैम्बर के। उसका डिसएडवांटेज क्या था? एक तो ये मतलब इसका एडवांटेज देखें तो वो ये था कि न्यूट्रल पार्टिकल्स को भी वो डिटेक्ट कर देगा, जैसे कि न्यूट्रॉन्स। बस चेंज क्या करना पड़ेगा, जो वर्किंग जो गैसेस मीडियम अंदर चैम्बर के ले रहे हैं, जो मेटालिक ट्यूब के अंदर जो ले रहे हैं, वो चैम्बर के अंदर वो मीडियम या वो गैस ही चेंज की जाती है। ठीक है, तो जैसे कि न्यूट्रॉन्स को डिटेक्ट करना या किसी न्यूट्रल पार्टिकल को डिटेक्ट करना, हमें न्यूट्रल पार्टिकल में न्यूट्रॉन के बारे में अच्छे से पता था, इसलिए मैं न्यूट्रॉन का एग्जांपल लेती हूँ, क्योंकि न्यूट्रॉन के बारे में आप सबको भी पता है। न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, किसी न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। तो अगर इन न्यूट्रल पार्टिकल्स के बारे में हमें देखना है तो हमें मीडियम को चेंज करके, पहले जो हम हाइड्रोजन, एयर या फिर कोई भी नोबल गैस ले रहे थे जैसे H2, एयर, या फिर कोई नोबल गैस कंपाउंड या इनर्ट गैस कंपाउंड जैसे कि ऑर्गन से रिलेटेड। ठीक है, तो इन सब चीजों को ना डाल के जब हमें न्यूट्रल पार्टिकल्स यानी कि न्यूट्रॉन्स को डिटेक्ट करना है तो हम गैस कौन सी लेते हैं? BF3 मेटालिक चैम्बर के अंदर। और इसका डिसएडवांटेज क्या था कि ये सिर्फ हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स को ही डिटेक्ट कर पाता है, लो एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स को डिटेक्ट नहीं कर पाता। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमें पता है आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर ऐसा करके हमें पल्स हाइट मिलती है। पल्स हाइट की वैल्यू कम होने के कारण लो एनर्जी चार्ज पार्टिकल को अच्छे से स्टडी नहीं किया जाता, लेकिन हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल की पल्स हाइट इस कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा होने के कारण उसको हम थोड़ा अच्छे से स्टडी किया जा सकता था। तो ये आयोनाइजेशन चैम्बर की ये कमी थी। इसी कमी को दूर करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट चैम्बर आया या नेक्स्ट डिटेक्टर आया जिसका नाम है प्रोपोर्शनल काउंटर। तो प्रोपोर्शनल चैम्बर या प्रोपोर्शनल काउंटर जो है वो बहुत बार पेपर में आया हुआ, वहां वो करते हैं प्रोपोर्शनल काउंटर। इसको हिंदी में बोला जाता है आनुपातिक गणित्र। तो एक चीज तो आपको आइडिया लग गया होगा, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर यानी कि आई थिंक वो प्रिंसिपल फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट नहीं हुआ था, उसको 2 लेक्चर लगे थे, जो आपने सेकंड लेक्चर में इसका देखा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ गैसेस डिटेक्टर्स, तो वहां पे आपको हर एक चैम्बर कौन से रीजन में काम करता है और किस तरीके की उसकी प्रोसेसिंग होगी वो हम वहां पे भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे भी उसको वापस से देखना होता है। ठीक है, आनुपातिक गणित्र, इसको प्रोपोर्शनल काउंटर क्यों बोलते हैं ये भी आपको पता है, क्योंकि मैं बेसिक प्रिंसिपल जब मैंने आपको करवाया था तब मैंने आपको बताया था कि इसको अनुपातिक गणित्र या प्रोपोर्शनल काउंटर क्यों बोला। सबसे पहली चीज तो ये प्रोपोर्शनैलिटी रीजन के अंदर काम करता है। अगर आपको ग्राफ ढंग से याद होना चाहिए, देखो बार बार चीजें ऐसे हो कि आपको बस अब पता हो कि क्या अपने करने हैं, जैसे कि इस तरीके के रीजन है। और यहाँ से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ये ग्राफ उतना अच्छा नहीं बना, लेकिन आपको पता होगा ये फर्स्ट रीजन, इस रीजन के अंदर क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन रीजन। ये सेकंड रीजन, यहाँ पे क्या होता है? आयोनाइजेशन रीजन। ये थर्ड रीजन होता है, इसमें क्या होता है? प्रोपोर्शनैलिटी रीजन। और फोर्थ रीजन क्या होता है? लिमिटेड प्रोपोर्शनैलिटी। मतलब जो प्रोपोर्शनैलिटी चल रही थी अब वो क्या हो गया? लिमिटेड होने लगी, मतलब वो खत्म होनी शुरू हो चुकी है। ये वाला रीजन कौन सा होता है? प्लेटो रीजन
या फिर उसको कौन सा रीजन बोलते हैं, जीएम रीजन। क्यों? क्योंकि इस रीजन में कौन सा काउंटर काम करता है, गीगर मूलर काउंटर। और ये कौन सा होता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। आपको इन सब चीजों के बारे में भी ग्राफ आपको अच्छे से आना चाहिए, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज रीजन। ठीक है, मैंने तो बहुत रफ ग्राफ बनाया है, लेकिन ग्राफ आपको याद रखना है। तो मतलब अब ये थर्ड रीजन के अंदर काम कर रहे हैं 0, V1, V2, V3। मतलब V2 और V3 वोल्टेज के अंदर जो रीजन के अंदर जो चैम्बर हमारा काम करता है, वो चैम्बर कौन सा होता है, प्रोपोर्शनल चैम्बर। आपको ये सब चीजें पता है। अब मैं इसको सीधा इसकी apparatus सेटअप पे लेके चलते हैं कि ये किस तरीके का इसका सेटअप होता है। इसके अंदर क्या होता है, एक मेटालिक चैम्बर, सिमिलरली एक मेटालिक चैम्बर जैसे हम हर एक डिटेक्टर में लेते आ रहे हैं, ये एक मेटालिक चैम्बर है। ठीक है, ये एक मेटालिक चैम्बर है। स्ट्रक्चर मैं आपको बता रही हूँ, एक मिनट में फटाफट बना लूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कैसा स्ट्रक्चर दी है इसकी। यहाँ से वो रेडिएशन या फिर पार्टिकल्स एंटर कराए जाते हैं, रेडिएशन या फिर पार्टिकल्स। ठीक है, मतलब जिनको हमें इस चैम्बर के अंदर डिटेक्ट कराना है। यहाँ पे क्या होता है, इसकी अर्थिंग की जाती है इस एपैरेटस की, और एज यूजुअल इसको लोड रेजिस्टेंस आरएल से कनेक्ट किया जाता है और एक कैपेसिटर लगाया जाता है। और आरएल पे जो भी करंट आता है या जो भी हमारे पास आउटपुट आती है, एक तरीके से इसको आप ये देख लो कि इसको हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हैं ये वायर को, और इसको हमेशा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। तो जो बॉडी होती है मेटालिक मतलब एपैरेटस की, वो एज अ कैथोड काम करती है, और जो वायर हम लगाते हैं वो एज ए एनोड काम करती है। देखो एक्सपेरिमेंटल वर्किंग सेम रहेगी, थोड़ा थोड़ा सा डायग्राम में या थोड़ा थोड़ा सा जो सेटअप है उसके अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, ये कैपेसिटर लगा हुआ है। मैं अगर आपको लिखना है, यहाँ पे क्या होता है, वो गैस एंटर करवाई जाती है, जो गैस अपने को क्या है इस चैम्बर के अंदर डालनी है। ठीक है, यहाँ से क्या रेडिएशन या पार्टिकल एंटर करते हैं। तो आपको क्या लिखना है कि हमारे पास एक सिलेंड्रिकल बॉडी लेनी है हर बार। तो हमारे पास क्या है, एक सिलेंड्रिकल मेटालिक बॉडी है, इसकी शेप मैंने तो स्क्वायर बना दी, लेकिन सिलेंड्रिकल शेप होती है। ठीक है, सिलेंड्रिकल मेटालिक बॉडी है। इस मेटालिक बॉडी के एक्सिस के अलोंग, अब वर्टिकली एक्सिस के अलोंग है। जब तक हम वो वाले डायग्राम कर रहे थे वहां पे क्या, अगर सिलेंड्रिकल बॉडी है तो उसके हॉरिजॉन्टली एक्सिस के अलोंग हम वायर लगा रहे थे, थिन वायर। अब यहाँ पे हम वर्टिकली एक्सिस के अलोंग थिन वायर लगाइए। मतलब क्या लिखोगे, एक मेटालिक बॉडी ली है जिसके अंदर क्या एक्सिस के अलोंग एक थिन वायर लगाई है। ये इंसुलेटर मटेरियल है। क्यों लगाया हुआ आपको पता है कि हमें जो एनोड और कैथोड इन दोनों के बीच में कांटेक्ट को प्रिवेंट करना है। एनोड और कैथोड एक दूसरे को टच ना करें, इसीलिए हम इंसुलेटिंग प्लग्स या इंसुलेटिंग मटेरियल लगा देते हैं। कोई कुचालक प्लग लगा दिया जाता है ताकि ये दोनों आपस में कांटेक्ट में ना रहे। तो मेटालिक बॉडी है जिसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया या वोल्टेज सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, तो बॉडी एज ए कैथोड काम करती है। और उसके चैम्बर की एक्सिस के अलोंग एक वायर लगाई गई है। इस वायर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल लोड रेजिस्टेंस आरएल से कनेक्ट करते हुए किया, तो ये एज अ एनोड काम करती है। और इन दोनों को आपस में कांटेक्ट से प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या लगाया, इंसुलेटिंग प्लग्स। ठीक है, इंसुलेटिंग प्लग्स। और यहाँ पे क्या है, हमारे पास लोड रेजिस्टेंस आरएल पे, और इसके अंदर क्या हमने गैस भरी हुई है। गैस इसके अंदर एक स्पेशल काइंड ऑफ गैस भरी जाती है। 90% इस चैम्बर के अंदर ऑर्गन गैस भरी जाती है और 10% इसके अंदर मीथेन गैस भरी जाती है। इसका एक रीजन होता है कि ये दोनों गैसेज ही क्यों भरी, इसका रीजन मैं आपको वर्किंग में बताऊंगी कि मैंने क्यों भरी। अभी तक तो आपको स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए कि सिलेंड्रिकल मेटालिक बॉडी है जिसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, तो वो एज ए कैथोड काम करती है। और एक एक्सिस के अलोंग चैम्बर के एक थिन वायर लगाई गई है, वो थिन वायर एज ए कैथोड एनोड काम करती है। और ये जो नीचे वाला है ना, ये जो मैंने डॉट्स का दिखाया है, ये होता है ग्लास बीड। ग्लास बीड यानी कि कांच का मनका। अब ये क्यों लगाया, ये इसलिए लगाया ताकि ग्लास बीड को इसलिए लगाया ताकि वायर के साथ कुछ वेट को बांध दिया जाए। वेट को बांधने का इतना सा रीजन है कि ये जो सेंट्रल वायर है ये थिन है, ये इसके
चैम्बर की जो वॉल्स हैं उसके साथ ना टकराए, मतलब एक वेट लटका दिया ताकि वो उसको, अगर जैसे ये अगर वो वॉल ये वाली वायर हो इसकी, अगर ये चैम्बर के अंदर क्या कर सकती है, इस वॉल से टकरा भी सकती है। अब वॉल से टकराएगी तो फिर इंसुलेटिंग प्लग हमने क्यों लगाए थे, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव यानी एनोड और कैथोड्स के बीच में, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कॉन्टैक्ट को प्रिवेंट करना है। तो यही रीजन है कि यहाँ पे एक नीचे ग्लास बीड लगा दिया, जैसे इसके नीचे यहाँ पे कोई बीड लटका दिया जाए ताकि इसके साथ कुछ वेट हो जाए और उस वेट के कारण ये वॉल्स के साथ टकराने के भी जो चांसेस हैं वो भी खत्म हो जाए। ऐसा नहीं है कि वो टकराएगी, लेकिन उन चांसेस को खत्म करने के लिए ग्लास बीड लगाया गया। बाकी सब कुछ सेम है कि एनोड कैथोड जो भी चीजें बनती हैं वो ठीक है। इसके अंदर 90% ऑफ ऑर्गन और 10% ऑफ मीथेन गैस डाली गई है। यहाँ से रेडिएशन या पार्टिकल को एंटर करवाया जाता है, यहाँ से वो गैस जो चैम्बर के अंदर फिल करनी है उसको एंटर कराया जाता है। ठीक है, अब बाकी प्रोसेस सेम है, ये आपको स्ट्रक्चर के अंदर लिखना है इसके। फिर जब वर्किंग में लिखोगे तो आपको पता है इसके अंदर 90% ऑर्गन और मीथेन गैस भरी हुई, गैस डिटेक्टर है तो गैसेस ही भरी होंगी ऑब्वियस है। तो जैसे ही कोई रेडिएशन या पार्टिकल जिसको हमने क्या करना है डिटेक्ट करना है, वो जैसे ही इसके अंदर एंटर करेगा तो अपने को पता है वो हाई एनर्जेटिक या लो एनर्जेटिक दोनों को डिटेक्ट करता है प्रोपोर्शनल काउंटर। जो आयोनाइजेशन चैम्बर था उसकी यही कमी थी कि वो लो एनर्जी को डिटेक्ट नहीं करते थे, ये लो एनर्जी और हाई एनर्जी दोनों को ही डिटेक्ट कर सकता है, जैसे कि बीटा पार्टिकल्स या बीटा रेस, मिजोन पार्टिकल्स या गामा रेस, इन सभी को भी ये डिटेक्ट कर सकता है। अल्फा पार्टिकल्स अगर आते हैं तो वो हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स के अंदर आते हैं और इन हाई एनर्जी को तो हमें आयोनाइजेशन चैम्बर डिटेक्ट कर ही रहा था, लेकिन अगर हमें लो एनर्जी को डिटेक्ट करना है जैसे बीटा रेडिएशन से बीटा पार्टिकल्स, मिजोन्स पार्टिकल्स, गामा रेडिएशन, इन सब को डिटेक्ट करने के लिए हमें नए काउंटर की जरूरत पड़ी जिसका नाम प्रोपोर्शनल काउंटर रहा, जिसको मैं प्रो लिख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे इस यहाँ से रेडिएशंस को या पार्टिकल्स को जिनको डिटेक्ट करना है उसको एंट्री दिलाएंगे। जैसे ही वो एंटर करेंगे तो गैस के पार्टिकल्स से वो क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। स्ट्राइक करने के बाद क्या होंगे, ये चीजें तो मैं पता नहीं कितनी बार बता चुकी हूँ कि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे। जैसे इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होगी ये एक्साइटेड हो जाएगा और एक्साइटेड होने के बाद क्या करेगा, ये एनर्जी को क्या करेगा, गेन करके जैसे एक्साइटेड हुआ तो ये एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि इस एटम को छोड़ देगा और फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह मूव करेगा। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस एटम के अंदर बनी वो एज अ पॉजिटिव आयन वर्क करेगा। तो ये प्रोसेस इसके अंदर चलेगा। फिर सर्किट के अंदर क्या होगा, और रिस्पेक्टिव हम वोल्टेज सोर्स सप्लाई कर चुके हैं, यहाँ से यहाँ पे दिखाया नहीं गया लेकिन वोल्टेज सोर्स सप्लाई की जाती है, ये तभी एनोड और कैथोड की तरह काम करते हैं। जैसे इसके अंदर वोल्टेज को इंक्रीज किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सेंट्रल वायर की ओर आना शुरू कर देते हैं और जो पॉजिटिव आयंस चैम्बर के अंदर बनेंगे वो बॉडी की वॉल्स के साथ की ओर आना शुरू कर देते हैं। क्यों, क्योंकि बॉडी की जो वॉल्स हैं या जो मेटालिक चैम्बर लिया हुआ सिलेंड्रिकल उसकी वॉल्स एज ए कैथोड काम कर रही हैं, तो मतलब दोनों आयंस अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की ओर मोशन शुरू करेंगे। ये तो काम हुआ जिसके कारण लोड रेजिस्टेंस आरएल पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और उस पोटेंशियल डिफरेंस से हमें क्या मिलेगा, आउटपुट में पल्स मिलेगी। उसी पल्स को एम्पलीफायर की हेल्प से या फिर पल्स काउंटर की हेल्प से हम पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद हमें बताएंगे कि जैसा पार्टिकल उसके अंदर एंटर करवाया था या जो रेडिएशन एंटर करवाई थी वो किस टाइप की थी। ठीक है, तो अपने को इतनी चीज पता है कि इस बॉडी के अंदर मेरे को इतनी चीज, ये चीजें मैं रब कर रही हूँ। ठीक है, जितना कुछ बोल रही हूँ आपको लिखना है एग्जाम के अंदर ये चीजें। अब देखो, अब अपने को पता है कि प्रोपोर्शनैलिटी जो रीजन होती है उसके अंदर ग्राफ आता है ऐसा, फिर बढ़ता है, फिर एकदम से बढ़ता है, हाई और लो एनर्जी चार्ज पार्टिकल में कोई फर्क नहीं रह जाता। प्रोपोर्शनैलिटी रीजन के अंदर आपको पता है, इसको प्रोपोर्शनैलिटी क्यों बोला, क्योंकि जो आउटपुट में जो वोल्टेज मिलती है वो वोल्टेज या पल्स हाइट किसके प्रोपोर्शनल होती है, जितने भी हमारे पास प्राइमरी आयंस बने, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, प्रोपोर्शनैलिटी रीजन या इंड्यूस्ड प्राइमरी आयंस के पल्स हाइट उस इंड्यूस्ड प्राइमरी आयंस कौन से, जैसे रेडिएशन एंटर की अणुओं से या गैस के परमाणु से टकराती के आयन बने और वो जो इनिशियली जो आयंस बने थे, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयंस बने थे, इन्हीं आयंस को बोला जाता है प्राइमरी आयंस। ठीक है, और आउटपुट में जो वोल्टेज हाइट मिलती है वो पल्स हाइट किसके प्रोपोर्शनल होती है, प्राइमरी आयंस के या इंड्यूस्ड प्राइमरी आयंस। इंड्यूस्ड इसलिए क्योंकि वो किसी चीज से, किसी प्रोसेस से प्रेरित होके बने, इंड्यूस्ड हुए। इंड्यूस्ड आपको ये चीज समझ आती है कि केमिस्ट्री में हम बहुत बार यूज करते हैं। तो इंड्यूस्ड प्राइमरी
आयंस के प्रोपोर्शनल होती है। आपको प्रोपोर्शनैलिटी रीजन में या प्रोपोर्शनल, जब मैंने बेसिक प्रिंसिपल करवाया था तो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे वोल्टेज को क्या करते हैं, जैसे ही V1 तक लाए तो यहाँ पर रिकम्बिनेशन चलता रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रोड्स की तरफ उनको इतना ज्यादा एक्सिलरेशन नहीं मिलता है। फोर्स कैसे काम करता है, Q इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो किस डायरेक्शन में काम करता है, एनोड टू कैथोड काम करता है ना। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन होगी, A to C लिखते हैं मैंने, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इन आयंस को क्या मिलता है, कुछ ना कुछ फोर्स फील करते हैं, अट्रैक्शन फोर्स फील करते हैं, और वो क्या करते हैं, एक्सिलरेट होना शुरू कर देते हैं, यानी कि त्वरित होना शुरू कर देते हैं अपने अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स की तरफ। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इस सेंट्रल वायर के अलॉन्ग मोशन करेंगे और पॉजिटिव आयंस क्या करेंगे, इस चैम्बर की बॉडी की वॉल्स की तरफ मोशन करना शुरू करेंगे। क्यों करना शुरू करेंगे कि वॉल्स एज ए कैथोड काम कर रही है और ये जो वायर है वो एज ए एनोड काम कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था, इस रीजन के अंदर जैसे ही वोल्टेज को V1 से V2 करेंगे तो कांस्टेंट करंट मिलेगा। सैचुरेशन रीजन, इस रीजन में हमारे पास आयोनाइजेशन चैम्बर काम करता है, और जैसे ही वोल्टेज को V2 से V3 तक लेके जाएंगे, V2 से V3 तक लेके जाएंगे, ये ऑलमोस्ट 200 वोल्ट से 1000 वोल्ट के बीच में ये वाला चैम्बर काम करता होता है। जब मैं इस इस वोल्टेज को V2 से V3 तक लेके जाएंगे, उस केस में क्या होता है कि प्राइमरी आयोनाइजेशन में जो आयंस बने होते हैं इलेक्ट्रोड्स की तरफ एक्सिलरेशन फोर्स फील करना शुरू कर जाते हैं, एक्सिलरेट होना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो एक्सिलरेट होंगे तो वो क्या करते हैं, उनके पास इतनी इनफ एनर्जी आ जाती है कि रास्ते में जो भी गैस के अणु आएंगे, जैसे ये इलेक्ट्रॉन पड़ा, ठीक है, ये वो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पड़ा, ठीक है, ये वो इस वायर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, वायर की तरफ एक्सिलरेट हो रहा है। क्यों, क्योंकि हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी वैसे वैसे मुझे पता है कि एक्सिलरेशन जितना इनका हो रहा था वो पहले से बढ़ेगा। तो अब इलेक्ट्रॉन के पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि एक्सिलरेट हो रहा है। अब ये रास्ते में आने वाले इस एटम के साथ टकराएगा, जैसे ही वो इस एटम के साथ टकराया तो सेम प्रोसेस आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो उस एनर्जी को गेन करेंगे, एक्साइटेड होंगे, और फिर क्या हो जाएगा, अपनी लोअर एनर्जी एक्साइटेड होके क्या कहोगे, इस मतलब एटम से फ्री हो जाएंगे और एक पॉजिटिव आयन बना देंगे। ऐसा प्रोसेस चलता रहेगा। इस केस में इसको मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो था ये वाला सेंट्रल वायर, ठीक है, मैं बाकी कुछ भी नहीं दिखा रही, ये डायग्राम ऐसे पर्टिकुलर मत समझना यार, उसको और भी कर देते हैं, ठीक है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन था, ये पूरा चैम्बर है, ठीक है, यहाँ पे वो एनोड है, ठीक है, और ये पूरी चैम्बर की बॉडी है। यहाँ पे पड़े इलेक्ट्रॉन इस एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो जैसे ही इससे टकराया इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एक्साइट हुआ, क्योंकि आउटमोस्ट सबसे पहला इंटरेक्शन तो उसी चीज से होगा जो बिल्कुल सरफेस के ऊपर होगा। एक तरीके से सबसे बाहरी सतह में तो किसी एटम के इलेक्ट्रॉन ही होते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन को जैसी एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वो एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। और इस केस में जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो आपको पता है वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। यही होता है जैसे ही किसी एटम में आपने सेकेंड ईयर में, आप फाइनल ईयर में आओगे तो आपने सेकेंड ईयर में लेजर यूनिट्स पढ़ी हुई है, तो आपको लेजर में इतना पता, आप एक चीज बार बार पढ़ते थे कि जैसे ही किसी एटम को के ऊपर फोटोन HNU इंसिडेंट करवाया जाता है, पंपिंग का प्रोसेस आपको याद होगा। पंपिंग किसी भी तरीके से हो सकती है, हो सकता है वो हीट के थ्रू हो सके, हो सकता है वो लाइट के थ्रू हो। तो पंपिंग का प्रोसेस में आपने एक चीज देखी थी कि जैसे ही एटम को एनर्जी मिलती है तो एटम को बोलते हैं कि एटम एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, लेकिन एटम नहीं जाता, इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। तो जैसे ही एनर्जी मिली तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एनर्जी गेन करते हैं, अपनी एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। एक्साइटेड स्टेट में आपको पता है इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻8 सेकंड तक वहां पे रहते हैं, और जैसे ही वो 10⁻⁸ सेकंड का टाइम पीरियड खत्म होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं, किस फॉर्म में, फोटोन की फॉर्म में, और उसके बाद क्या वापस अपनी लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाता है। अगर ये वाली जो फोटोन रिलीज हो रहे हैं ये सारे के सारे अगर मोनोक्रोमेटिक हो तब तो हमें क्या मिलती है, लेजर लाइट मिलती है। ऐसा आपने पढ़ा हुआ ना, इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, जैसे ही प्राइमरी आयंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं एटम से, जैसे ही प्राइमरी आयंस क्या करते हैं, किसी एटम से टकराते हैं तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाता है। एक्साइटेड होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन उस एटम में लोअर एनर्जी लेवल से कहाँ चला जाता है, हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है, जहाँ पर वो कितनी देर तक रहता है, 10⁻⁸ सेकेंड।
जैसे 10⁻⁸ सेकंड का टाइम पीरियड पूरा होता है, क्या रिलीज करता है? एक फोटोन। क्योंकि ये सारा प्रोसेस आपने किस में पढ़ा हुआ है? लेजर में, है ना, जो आपके पास किस में आया था? सेकंड ईयर में आया था, बीएससी सेकंड ईयर में। और ये चीजें तो वैसे आपको एक्साइटेड स्टेट से लोअर एनर्जी लेवल में जाना, तो आपको पता है एनर्जी रिलीज करके ही वो अपनी लोअर एनर्जी लेवल में जाएगा। क्योंकि जितनी भी चीजें हैं इस यूनिवर्स में वो सब की सब स्टेबल होना चाहती है। जिनके पास एनर्जी ज्यादा हो जाती है, जो ज्यादा एनर्जी गेन कर लेते हैं, वो अनस्टेबल चीजें बन जाती है, कंपाउंड्स, एटम्स या जो भी चीजें होते हैं, ठीक है। तो जैसे इसको एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? एक्साइटेड। एक्साइटेड होने से सर्किट के अंदर क्या बने? फोटोन। एक इलेक्ट्रॉन तो इस चैम्बर के अंदर एक्साइट नहीं होगा, काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स इस एनोड की तरफ या काफी सारे पॉजिटिव आयंस इस वॉल की तरफ आ रहे होते हैं, और आते आते वो रास्ते में किससे टकराते हैं? एटम से टकराते हैं। एटम से टकराते हैं तो क्या होता है? एनर्जी किसको देते हैं? आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स को। जैसे ही वो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या आ जाते हैं? एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद हमें पता है वो सारे के सारे एटम्स क्या है? एच फोटोन को क्या करेंगे? रिलीज करेंगे, है ना। कितने टाइम के बाद? 10⁻⁸ सेकंड के बाद। जैसे वो एच फोटोन को रिलीज करेंगे, सर्किट के अंदर फोटोन्स भी आ गए, चैम्बर के अंदर फोटोन्स भी आ गए। क्यों? क्योंकि प्राइम प्रोपोर्शनलिटी रीजन के अंदर या प्रोपोर्शनलिटी का प्रोपोर्शनल काउंटर उसी रीजन में काम करता है जब हमारे पास क्या हो? प्राइमरी आयोनाइजेशन के साथ साथ प्राइमरी आयंस जो है वो क्या करें? सेकेंडरी आयोनाइजेशन या टर्शियरी आयोनाइजेशन। टर्शियरी से फिर क्वाड्रेटिक, मतलब मल्टीप्लिकेशन या मल्टीपल ऑफ आयंस बने, या गैस मल्टीप्लिकेशन शुरू। गैस मल्टीप्लिकेशन भी होता है, मैंने आपको प्रिंसिपल करवाते टाइम बताया था कि प्राइमरी आयन से सेकेंडरी आयन बनना, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से क्वाड्रेटिक। इस तरीके से नंबर ऑफ आयंस का इंक्रीज होते रहना, या गैस के अंदर लगातार आयोनाइजेशन चलता रहना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ गैस कहलाता है, इसको मल्टीप्लिकेशन ऑफ गैस बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है? काफी सारे आयंस टकराएंगे तो मुझे पता है इसके अंदर क्या चीजें बननी शुरू हो जाएंगी? इस पूरे चैम्बर के अंदर फोटोन्स रिलीज होने शुरू होंगे, है ना। चैम्बर के अंदर क्या बने? फोटोन। डायग्राम के अंदर ये चीजें नहीं दिखा रही, मैं आपको समझाने के लिए दिखा रही हूँ। अब फोटोन बन गए चैम्बर के अंदर, एच। अब आपने एक चीज और पढ़ी हुई है, वो चीज क्या पढ़ी हुई है? आपको पता चला इस चैम्बर के अंदर, या ये डायग्राम मैं यहाँ पे एक बार वापस से बना देती हूँ, उधर बहुत ज्यादा बेस्ट सी होगी, इसीलिए यहाँ पे हम डायग्राम को एक बार फिर से देख रहे हैं, ठीक है। कुछ लिखूंगी नहीं, सिर्फ डायग्राम बनाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? मुझे पता चला गैस के अणु से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स बने, पॉजिटिव आयन बने, इलेक्ट्रॉन बने, पॉजिटिव आयन बने, इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयन, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और बहुत सारे पॉजिटिव आयन प्रोपोर्शनलिटी रीजन में काम करें, क्योंकि इस रीजन के अंदर वोल्टेज V2 से V3 तक इतनी हाई हो जाती है कि हमारे पास क्या हो जाता है? गैस का मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाता है। मतलब जो प्राइमरी आयोनाइजेशन से जो आयन बने थे, रेडिएशन के एंटर करवाने से या पार्टिकल के एंटर करवाने से, वो आयंस फर्दर आयोनाइजेशन शुरू कर देते हैं। इसको मल्टीप्लिकेशन, ये गैस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। अब एक्साइटेड होने के बाद मैंने आपको इतनी चीज बताई, क्या बनेगा सर्किट के अंदर? फोटोन। एच बन गए। डायग्राम के अंदर आपको कॉपी में नहीं दिखाना, थ्योरी में लिख रही है ये चीजें। अब एच फोटोन बन गए। अब आपने एक इफेक्ट और पढ़ा हुआ है, एच फोटोन। जैसे ही मैंने आपको क्या बताया था, एक अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाया। तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से एक चीज पता है, उसमें हम क्या लिखते हैं? जब कोई मतलब इफेक्ट है ये, ठीक है, जब कोई सफिशिएंट एनर्जी वाले फोटोन किसी कैथोड पे या किसी मेटालिक प्लेट पे इंसिडेंट कराते हैं, तो मेटालिक प्लेट में सरफेस के ऊपर जो एटम होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? एनर्जी को गेन करते हैं, एच फोटोन को एब्जॉर्ब करते हैं और क्या आ जाते हैं? रिलीज हो जाते हैं। ये किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। अब यहाँ पे भी फोटोन बने, ये फोटोन भी क्या करेंगे? सिलेंडर की अगर वॉल्स से टकराए, तो मुझे पता है सिलेंडर की वॉल्स में जो एटम पड़े हैं, या जो हर एक सरफेस एटम से ही बनी है, एटम में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? उस फोटोन को एब्जॉर्ब करेंगे, और एच फोटोन को एब्जॉर्ब करने के बाद सिस्टम के अंदर या चैम्बर के अंदर और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर देंगे। अब अगर ऐसा हो जाए, अगर ये चीज हो जाए, तो जो पार्टिकल हमने या रेडिएशन एंटर करवाया, उसके कारण जो इलेक्ट्रॉन्स बनते थे, उसी से करंट मिलती थी, उसी करंट से हम उसको ही मेजर करें
करके उसको ही पढ़ के हम बताते थे कि पार्टिकल कैसा है। अब अगर ये फोटोन भी अपना कंट्रीब्यूशन दे दें इलेक्ट्रॉन को बनाने में इस सर्किट के अंदर, तो क्या हम सही तरीके से मेजरमेंट्स कर पाएंगे? सही तरीके से हम बता देंगे कि जो चार्ज पार्टिकल एंटर कराया था वो अल्फा था, बीटा था, गामा रेडिएशंस थी, या न्यूट्रॉन्स थे, या जो भी पार्टिकल थे या मेसोन्स थे, क्या वो बता सकते हैं? नहीं बता सकते ना। इसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए इसके अंदर क्या डाली जाती है? 10% ऑफ मीथेन गैस। ये 10% ऑफ मीथेन की प्रॉपर्टी होती है CH4 की कि वो फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स किसी पॉजिटिव आयंस किसी एटम से टकराएंगे, प्राइमरी आयंस सेकेंडरी आयंस में इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, और इलेक्ट्रॉन के प्रोडक्शन के साथ साथ वो कुछ अमाउंट में फोटोन भी रिलीज करेगा। इसी फोटोन को ये मीथेन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ताकि ये जो फोटॉन्स थे ये फोटोन इस चैम्बर की वॉल्स के साथ ना टकरा पाए, और ना ये टकराएंगे और ना ही ये वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। फोटो इलेक्ट्रॉन्स की प्रिवेंशन के लिए इसके अंदर क्या डाली गई? मीथेन गैस। तो ये पेपर में आपके आ सकता है कि प्रोपोर्शनल चैम्बर के अंदर CH4 या मीथेन गैस 10% क्यों यूज की गई। मेरे हिसाब से ये चीज आपको समझ आई होगी। वर्किंग के अंदर आपको वही चीजें लिखनी है। सेकेंडरी आयंस बनेंगे, सेकेंडरी आयंस के कारण हमें करंट सर्किट के अंदर फ्लो होगा, और जो आउटपुट में वोल्टेज है वो किसके प्रोपोर्शनल है? प्राइमरी आयंस के। मैं PI लिख रही हूँ, इसीलिए प्रोपोर्शनल होने के कारण इसे प्रोपोर्शनैलिटी काउंटर या प्रोपोर्शनैलिटी रीजन के अंदर प्रोपोर्शनल काउंटर काम करता है। अब देखो, तो उतना काम तो हमारा पूरा हुआ। इससे जो वोल्टेज मिलेगी उस पल्स साइड को पढ़ के हमें क्या मिलेगा कि पता चलेगा कि यहाँ से जो पार्टिकल या रेडिएशन एंटर करवाया था वो पार्टिकल या रेडिएशन की आइडेंटिटी क्या है, जो डिटेक्टर का मेन काम था। अब देखो, अब इसके अंदर एक थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, वो देखो कैसे होती है। मान लिया कि जो चार्ज पार्टिकल हमने एंटर कराया उसकी एनर्जी कितनी है? E है। ठीक है, किसकी? चार्ज पार्टिकल की एनर्जी। जो चार्ज पार्टिकल हमने क्या किया? एंटर करवाया। कहां से एंटर हो रहा है चार्ज पार्टिकल? इससे। ठीक है, यहां से जो एंटर चार्ज पार्टिकल या रेडिएशन है, मान लिया उसकी एनर्जी कुछ E इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मैंने एनर्जी किससे शो की है? E है। अब मैंने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए ED एनर्जी यूज हो जाती है। तो अब E एनर्जी वाला एक चार्ज पार्टिकल कितने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर पाएगा? तो आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर पाएगा, वो E/ED से निकाल लेंगे। अब ये चीज मैंने कैसे लिखी? मान लो कि आपके पास कोई 20 टॉफियां हैं। ठीक है, एक बंदा आपको बता दिया गया कि वो 2 टॉफियां यूज कर सकते, 2 टॉफियां लेगा, बस उसको मैक्सिमम आपको 2 टॉफीज देनी पड़ेगी। अब एक बंदा 2 टॉफीज ले सकता है, टोटल आपके पास 20 है। तो अब ये 20 टॉफीज कितने लोगों में डिवाइड कर सकते हो आप? 20/2 करोगे तो अभी आपको पता चलेगा कि 10 लोगों को ये 20 टॉफियां बांट सकते हो। तो सेम चीज यहाँ पे, टोटल एनर्जी आपके पास E है, एक इलेक्ट्रॉन ED एनर्जी यूज करता है। एक एटम को जैसे ही एक एटम में एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा। मान लिया कि वो ED अमाउंट ऑफ एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है उस चार्ज पार्टिकल से, हाई एनर्जी या लो एनर्जी चार्ज पार्टिकल से। एक इलेक्ट्रॉन ED एनर्जी को यूज करता है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो सकते हैं? E/ED। अब आपको पता है कि इसके अंदर कितनी क्या होते हैं? गैस मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाता है, सेकेंडरी आयंस भी बनते हैं। तो अपने मैक्सिमम टू मैक्सिमम ले लेते हैं कि जो सेकेंडरी आयंस बनेंगे वो M है, जो कि गैस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के इक्वल आते हैं। मैंने आपको प्राइमरी आयनाइजेशन में भी बताया। तो मुझे अब पता चला कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सर्किट के अंदर कितने हो सकते हैं? E/ED तो प्राइमरी आयंस ही बन गए, है ना, और M और बन रहे हैं इन प्राइमरी आयंस के टकराने से। तो टोटल कितने हो गए? M/M E/ED कर सकते हो। मतलब टोटल नंबर ऑफ आयंस जो चैम्बर है उसके अंदर कितने बनेंगे? M/ED के इक्वल आ जाएंगे। E/ED कैसे आपको पता चला? M सेकेंडरी आयंस है तो M/E/ED। मतलब एक इलेक्ट्रॉन ने तो कितने बनाए? M बनाए। तो जितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे वो M बनाएंगे, तो टोटल M/E/ED हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास कितने बने? M/E/ED बनेगा। मुझे पता है आप एनोड के ऊपर ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, है ना, तो एनोड के ऊपर इंड्यूस्ड चार्ज कितना होगा? प्रेरित आवेश बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज ऑन एनोड। तो मुझे पता है इंड्यूस्ड चार्ज कितना होगा? Q = N/E कर दूं। E मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, N मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बने। जितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे उनको इलेक्ट्रॉन पे चार्ज से मल्टीप्लाई करूंगी तो इंड्यूस्ड चार्ज आ जाएगा। तो Q की वैल्यू क्या आएगी? N की वैल्यू क्या है? M/E/ED × E।
और मुझे पता है वोल्टेज क्या होती है, V इज इक्वल्स टू आई आर बाय ओम्स लॉ। मुझे आई भी पता है, करंट क्या होता है, आवेश के प्रवाह की दर, यानी कि टाइम डिवाइडेड बाय चार्ज इनटू आर। क्यू की वैल्यू मैंने निकाल ली, उसकी वैल्यू क्या है, एम ई अपॉन ई डी इंटू टी इंटू आर। तो वोल्टेज कितनी आई, एम ई आर अपॉन ई डी इंटू टी, यानी कि वोल्टेज किसके प्रोपोर्शनल आ रही है, एनर्जी के। तो यहाँ से एनर्जी के साथ वोल्टेज का रिलेशन आना ही, यहाँ से वोल्टेज के साथ ई का रिलेशन आना ही हमें बताता है कि यहाँ पे क्या होता है, प्रोपोर्शनैलिटी काउंटर में, इसको मैं प्रोप लिख रही हूँ, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी काउंटर के अंदर क्या होता है, जो भी रेडिएशन या जो भी हाई या लो एनर्जी चार्ज पार्टिकल एंटर किए जाते हैं, उसकी एनर्जी को फाइंड आउट करके हम क्या बता सकते हैं कि वो चार्ज पार्टिकल या रेडिएशन कैसा है। अब यहाँ पे देखो, वहां पे तो V इज प्रोपोर्शनल टू n आ रहा था, मतलब वोल्टेज को उतनी रखनी है जितने नंबर ऑफ आयंस रखने हैं। तो लो एनर्जी चार्ज पार्टिकल में आयंस कम होने के कारण वोल्टेज को और ज्यादा बढ़ाना पड़ रहा था। तो यहाँ पे क्या होता है, आयंस के साथ कोई रिलेशन नहीं आया, एनर्जी के साथ आया, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी काउंटर के अंदर अपने का क्या करते हैं, पल्स जो मिलती है उससे एनर्जी को फाइंड आउट किया जाता है और उसी एनर्जी की हेल्प से ये बताया जाता है कि जो पार्टिकल या जो रेडिएशन इंसिडेंट करवाई गई थी वो कैसा था। ये चीज आपको पता चला होगा। एक चीज रह गई, यहाँ पे ई भी साथ में मल्टीप्लाई में चल रहा था ना, तो यहाँ पे एक ई रह गया, ठीक है। तो यहाँ से वोल्टेज की वैल्यू ये आती है, इनका इतना कोई खास रोल नहीं है। अब ये चीज पूरी हुई है इसके, अब अपने करते हैं इसकी एडवांटेज। तो एडवांटेज तो पहली चीज आपको यही पता चली कि ये लो एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स को भी डिटेक्ट कर सकता है ना, लो एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स को भी डिटेक्ट कर सकता है, जो कि आयनाइजेशन चैम्बर की कमी थी। तो पहला एडवांटेज तो ये। दूसरा एडवांटेज क्या है, ये लो एनर्जी चार्ज पार्टिकल की एनर्जी को भी बता सकता है। कैसे, क्योंकि वोल्टेज के साथ किसका रिलेशन आया, पार्टिकल की एनर्जी। मतलब अगर हमें किसी पार्टिकल की एनर्जी का मेजरमेंट यूज करना है कि इस पार्टिकल या रेडिएशन की ऊर्जा कितनी है, इसको निकालने के लिए हम किसकी हेल्प लेंगे, प्रोपोर्शनल काउंटर की। और अगर हमें लो एनर्जी चार्ज पार्टिकल से डिटेक्ट करने हैं तो हम किसकी हेल्प लेंगे, हमारे इस प्रोपोर्शनल काउंटर की, ठीक है। और इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर क्या है, वोल्टेज के साथ साथ, मतलब वोल्टेज को क्या किया जाता है, 200 से 1000 वोल्ट के बीच में ही रखना होता है, ताकि हमारे पास क्या हो, सेकेंडरी आयनाइजेशन शुरू हो जाए। लेकिन यहाँ पे वोल्टेज को फिक्स रखना भी जरूरी होता है। यही इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि वोल्टेज को फिक्स बनाए रखना इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है, कि इतनी हाई अमाउंट 1000 वोल्ट को एकदम फिक्स रखना जब तक कि प्राइमरी आयनाइजेशन से जब तक कि प्रोपोर्शनल काउंटर अपना काम पूरा ना कर दे। एक छोटी सी चीज रह गई बतानी आपको, मैं यहाँ पे बता रही हूँ, आपको वर्किंग के बीच में लिखनी है। एक छोटी सी चीज मेरे से मिस हो गई है, ठीक है। जब आप वर्किंग लिखते होगे तब आपको लिखना है कि एनर्जी कितनी इन इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी, प्राइमरी आयन में इलेक्ट्रॉन्स को कितनी एनर्जी मिलेगी कि वो वापस सेकेंडरी आयंस प्रोड्यूस कर सके। वो छोटी सी लाइन मिस हो गई है, मैं आपको बताती हूँ। देखो, जब यहाँ पे आप लिखते हो ना ये वाला कि इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है, फिर ये प्राइमरी आयंस वाले जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो प्राइमरी आयंस अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ एक्सीलरेट होने शुरू कर देते हैं और फिर क्या करते हैं, वो गैस के अणुओं से टकराते हैं। यहाँ पे एक चीज रहेगी कि वो गैस के अणुओं से टकराते हैं तो उनको कितना इलेक्ट्रिक फील्ड फील करते हैं, कितनी एनर्जी से उनको इलेक्ट्रॉन्स को अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ अट्रैक्शन फोर्स फील होता है। वो एक छोटी सी चीज रहेगी, मैं आपको बताती हूँ, आपने वो पढ़ी हुई है, इतनी कोई खास प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पे बता रही हूँ मैं, वर्किंग के बीच में लिख लेना, मेरे से गलती से मिस हो गया तो अदरवाइज मैं आपको बता देती तभी। वहां पे देखो, यहाँ पे आपको पता है ई कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होती है। मुझे पता है कि ये जो मेटालिक बॉडी है ये कैसी है, बेलनाकार ली है, ठीक है। मैंने मान लिया कि इस बॉडी की रेडियस बेलनाकार लिया, मतलब वो ऐसा ही होता है, बेलन दिखाने के लिए मैंने ऐसा नहीं लिया, बेलनाकार लिया, मतलब इसकी मैंने रेडियस मान ली बी है, ठीक है, इस मेटालिक बॉडी की। और ये जो सेंट्रल वायर ली है, ये वायर भी एक बेलन ही होगा एक तरीके से, बस उसकी कंपैरिजन में थोड़ा नैरो होगा। और मैंने मान लिया कि इस बेलन की रेडियस है ए, ठीक है, यानी कि एनोड की रेडियस कितनी है, या जो थिन वायर लिया उसकी ए है, और ये जो चैम्बर है, ये जो चैम्बर है इसकी रेडियस कितनी है, बी है। अब मेरे को देखना है
कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। मैंने मान लिया कि यहाँ पे किसी डिस्टेंस r पे इस चैम्बर के अंदर ही क्या पड़ा है, ये थिन वायर पड़ी है, मैं ऐसे दिखा सकती हूँ। मैंने मान लिया किसी इस पर्टिकुलर पॉइंट r डिस्टेंस, ठीक है, सेंटर से, ये तो होगी टोटल b, ये इतनी डिस्टेंस कितनी हुई इसके अंदर, ये वाली a, और मैंने मान लिया कि इस r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस टू माइनस जा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अट्रैक्शन इन आयंस को दे रहा है कि वो प्राइमरी आयनाइजेशन से सेकेंडरी आयनाइजेशन शुरू हो जाए, तो अपने को वो फाइंड आउट करना है। तो आपको ई का फॉर्मूला पता है, ई कितना होता है, v/r होता है। लेकिन जब जियोमेट्री इस तरीके की हो जाती है सिलेंड्रिकल, तो उस टाइम ई की वैल्यू क्या आती है, v/r के साथ एक टर्म जियोमेट्री के कारण आता है, वो होती है log v/a, ये आती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी किसी पॉइंट r पे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये विद्युत क्षेत्र है जो इसको अट्रैक्शन दे रहा है। इसके अंदर पता है क्या लिखा जाता है, वोल्टेज को कितना रखा जाता है, ये चीजें मैं एक बार रब कर रही हूं। वोल्टेज को रखा जाता है 1000 वोल्ट तो मैक्सिमम, और जो आर है वो रेडियस, तो अपने को कोई फिक्स रेडियस मान लिया जाता है कि वो रेडियस हमने कितनी ली है, अपने क्या देखते हैं यहाँ पे अपने आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मान लिया कि आर कितनी 1 mm डिस्टेंस पे ही अपने को देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है सिलेंडर में। जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया, यहाँ से लेके किसी 1 mm डिस्टेंस तक अपने को देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी आती है, मतलब इतनी कम डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी अट्रैक्शन फोर्स वो इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस फील करेंगे। तो आर को लिया 1 mm, और जो सिलेंडर जो लिया जाता है वो हमेशा इसके अंदर 1 सेंटीमीटर रेडियस वाला लिया जाता है, और ये जो थिन वायर होती है इसकी रेडियस हमेशा 1 mm ही ली जाती है। तो ये सब वैल्यूज जब हम इसके अंदर पुट करेंगे, 1000/1 mm, मैं सबको मीटर में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो 10 की पावर -2 मीटर होगा log, और 1 mm फिर से तो 10 की पावर -3, सॉरी ये भी -3 होगा ना, अपॉन 10 की पावर -2। तो इस तरीके से जो ई को आप सोल्व करते हो, ई की वैल्यू कोई अप्रोक्सीमेट 10 की पावर 6 वोल्ट पर मीटर के इक्वल आती है। मतलब इतनी कम डिस्टेंस में भी वोल्टेज को 1000 करने पर इतनी ज्यादा एनर्जी 10 की पावर 6 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की ऊर्जा आयंस इलेक्ट्रिक फील्ड की हो जाती है कि वो आयंस को उतनी ज्यादा एनर्जी से एक्सीलरेट करते हैं। इसीलिए यहाँ पे सेकेंडरी आयंस में इलेक्ट्रॉन बनते हैं, और सेकेंडरी आयंस वाले इलेक्ट्रॉन एक्चुअली फोटोन को रिलीज करते हैं, उस फोटोन को क्या करता है मीथेन एब्जॉर्ब कर लेता है CH4, ताकि फोटो इलेक्ट्रॉन्स ना बने। ये छोटी सी चीज रह गई थी, आप वर्किंग के अंदर ध्यान रखना, बाकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेज मैंने सब बता दिए। तो प्रोपोर्शनल काउंटर कंप्लीट होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।